आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इंडियन हेल्थ केयर को पढ़ेंगे, उसमें हम उसका डाइग्रेशन करेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे कि उसकी एक एक पहलू क्या है। ये बहुत सारे सेक्शंस को हम कवर नहीं कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पर इंडियन हेल्थ केयर की बात करेंगे। हम लोग उसको जानेंगे कि यहाँ पर रेगुलेशन कैसे होता है इंडियन हेल्थ केयर के अंदर, उसके अंदर कौन सा पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। हम इधर मेंटल हेल्थ के बारे में भी जानेंगे, आयुष के बारे में भी जानेंगे। तो जैसे आयुष्मान भारत वगैरह हो सकता है कि हम नेक्स्ट सेशन में जान पाए, ठीक है। तो आर्किटेक्चर क्या होता है इंडियन हेल्थ केयर का? अगर हम सिंपल सी बात करें तो इंडियन हेल्थ केयर जो है वो तीन पार्ट में हम देख सकते हो कि हम लोग का पहले विजन क्या था, रियलिटी क्या है, और हम किस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस चीज को। विजन तो ये है कि हम इंडियन हेल्थ केयर जो है वो अपना कमिटमेंट लेके आता है पब्लिक हेल्थ केयर का, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, वहीं से लेता है। पर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी क्यों आती है? क्योंकि हम लोग प्रिटी मच फोकस करते हैं वेलबींग के ऊपर, है ना। हाँ, इसको हम प्राइवेट गुड की तरह नहीं देखते। सेकंड, रियलिटी। रियलिटी तो ये है कि हम लोग के बहुत सारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज है। हम लोग क्रॉनिक अंडर फंडिंग से झेल रहे हैं, इन्वर्टेड केयर पिरामिड है, और साथ में ये सब चीजें एक्सपोज कर दी थी कोविड 19 के पैंडेमिक में। हम इसको डील कैसे कर रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या है इसका? देखो, हम लोग एक मल्टी प्रोंग रिफॉर्म एजेंडा चला रहे हैं, जहाँ पर मेजरली हम फोकस करते हैं कि हमें प्राइमरी केयर को ब्रॉड करना है, हमें मेडिकल वर्कफोर्स को आपस में रीबिल्ड करना है, और एक्सपैंड करना है स्कोप को, ताकि हम जैसे जो नेग्लेक्टेड डोमेन जैसे मेंटल हेल्थ केयर है, सोशल एक्सक्लूजन है, उन सबको आपस इंक्लूड कर सके और एक होलिस्टिक अप्रोच बना सके। तो इसी को बात करने के लिए हमको दो चीज स्पेसिफिकली समझनी पड़ेगी कि हेल्थ जो है वो पब्लिक गुड है कि प्राइवेट कमोडिटी है। ऐसा बोला जाता है कि हेल्थ जो है वो पब्लिक गुड है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसकी लेजिटिमेसी दे रहा है, और इसलिए भी कि हेल्थ अगर पब्लिक गुड है तो इसका मतलब क्या है? पब्लिक गुड का मतलब यह है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करेंगे प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज को। क्यों प्रोवाइड करें? क्योंकि सोशल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिलियंस बढ़ता है, इक्विटी बढ़ती है। अब एक एक चीज का मतलब समझिए। प्रिवेंटिव का मतलब कि आप डिसीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोटिव का मतलब अपनी हेल्थ को आप पहले से ही इतना स्ट्रांग करके चल रहे हैं, एक्सरसाइज से, डाइट से, कि आपको डिसीज ना हो। क्यूरेटिव का मतलब एक बार हेल्थ डिप्रिशिएट करने लग गया है, डिग्रेड करने लग गया है, तो उसको सुधार करने के लिए क्यूरेटिव टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। और रिहैबिलिटिव मतलब अब आराम की जरूरत है। वो आराम और लेजर पीरियड जो होता है वो रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज में होता है, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो स्टेट प्रोवाइड जब करती है तो उसको पब्लिक हेल्थ केयर करते हैं। क्यों बोलते हैं पब्लिक हेल्थ केयर? पब्लिक हेल्थ केयर मेनली फोकस करता है कि हम सोसाइटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, रेजिलियंस को बढ़ाए, और इक्विटी को बढ़ाए, बराबरी लाए। हेल्थ केयर जो है वो मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग जो है वो आर्टिकल 21 से लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेपिटेडली बोला है कि राइट टू हेल्थ जो है राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है, और बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है जो क्लियरली बोलते हैं कि आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 47 वो ऑब्लिगेट करते स्टेट को कि आप एक अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करो। लार्जर कनेक्शन तो यही है कि हेल्थ जो है वो फाउंडेशन है ताकि आप अचीव कर सको डेमोग्राफिक डिविडेंड को, इंक्लूसिव ग्रोथ को, और सोशल जस्टिस को। अब बात करते हैं हम प्राइवेट कमोडिटी का। तो प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, पर बहुत हद तक प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश तो कर ही दे रहा है पब्लिक स्फीयर जो है। अब एक चीज आपको, ये पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव कैसे कि इंडियन हेल्थ सिस्टम जो है हमेशा से देखा गया था कि वो एक बायोमेडिकल होता है, क्यूरेटिव होता है, मतलब दवाइयों के द्वारा और फिर सही करने के ऊपर फोकस किया जाता है। बट ट्रू इंटेंशन जो है हेल्थ का वो बहुत मल्टी डायमेंशनल है। हमें फिजिकल वेलबींग के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिजिकल वेलबींग मतलब न्यूट्रिशन के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर, इम्यूनिटी रेजिस्टेंस के ऊपर, एक्सेस टू हॉस्पिटल्स के ऊपर। मतलब कि सिर्फ डिसीज का पता होना, डिसीज का इलाज करना ही हेल्थ नहीं होता है। हेल्थ जो होता है वो एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में आप पकड़ सकते हो। मतलब इसमें आपको फिजिकल अप्रोच याद रखना है कि हॉस्पिटल से एक्सेस होना चाहिए, मेंटल अप्रोच याद रखना है कि आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, एंजाइटी को कंट्रोल करना है, सब्सटेंस अब्यूज से बचना है। दूसरा है इमोशनल। आज के टाइम पे इमोशनल बहुत मेन है कि आप अपने इमोशन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उनके हिसाब से आप एक्शन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सोशल रिलेशंस कैसे मेंटेन कर रहे हो आप, ये भी उसी के अंदर आता है। फिर आता है सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस की भाई आपको अपने मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इंक्लूड करना है एक होलिस्टिक अप्रोच बनाने के लिए। एस टीज, माइग्रेंट्स हुए। फिर आता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का मतलब यह है कि आपको अपने आसपास के सराउंडिंग्स जो है, क्लीन एयर, क्लाइमेट रेजिलियंस, सब सारे अप्रोचेस को वो अपने अंदर इनकलकेट करता है। फिर आता है स्पिरिचुअल एंड ऑक्यूपेशनल। देखो, ऑक्यूपेशनल का सिंपल मतलब है कि भाई हेल्थ इन फिजिकल वेलनेस ये चाहता है, या वेलनेस सिंपली ये चाहता है कि ऑक्यूपेशनल वेलनेस ये चाहता है कि भाई लिवलीहुड सिक्योरिटी रहे,
आप सेफ वर्किंग कंडीशंस पे काम करें, कोई हैरेसमेंट ना हो आपके साथ, और स्पिरिचुअल मतलब आपका पर्पस क्या है ये सब चीजें का। ठीक है। तो हेल्थ जो है बेसिकली हॉस्पिटल से ज्यादा, कहीं ज्यादा इन सोशल डिटरमिनेंट्स पे डिपेंड करते हैं। अब आपको मैंने बोला था कि हम लोग पिरामिड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है? पिरामिड स्ट्रक्चर जो है वो एक हेल्थ केयर सिस्टम का एक आइडियलिस्टिक स्ट्रक्चर है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है, टर्शरी हेल्थ केयर होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर बेसिकली फोकस करते हैं आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे, सब सेंटर्स पे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे। ठीक है। ये मेनली फोकस करते हैं कि प्रिवेंशन हो, अर्ली डायग्नोस हो, न्यूट्रिफिकेशन हो, इम्यूनाइजेशन हो, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हो। ये फाउंडेशन होते हैं। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या होता है? अब देखो, सेकेंडरी हेल्थ केयर बहुत सिंपल है कि आपको उन सेंटर्स पे जाना जहाँ पे सर्जरीज पे फोकस की जा रही है, स्पेशलिस्ट पे फोकस की जा रही है। ये कम्युनिटी हेल्थ हेल्थ सेंटर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी इसी में आते हैं। फिर आता है टर्शरी हॉस्पिटल। टर्शरी हॉस्पिटल जो होते हैं हमारे मेडिकल कॉलेजेस अलाइंड विद हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे एम्स हुआ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हुए। ये एडवांस प्रोसीजर्स और क्रिटिकल केयर के लिए फेमस होते हैं। अब हो क्या रहा है कि ये पूरा सिस्टम एक रेफरल सिस्टम पे चलता है, कि अगर प्राइमरी के पास रिसोर्सेज नहीं तो रेफरल करके सेकेंडरी तक भेजता है, सेकेंडरी भी नहीं कर पाते तो फिर टर्शरी के पास भेजता है। तो प्राइमरी हॉस्पिटल जो है वो एक गेट कीपर जैसा काम करते हैं, जो मेजोरिटी आउटबर्डन को मतलब स्ट्रेटिफाई कर देते हैं। इसे वही लोग जाएंगे जो सही में एलिजिबल है, फोकट भीड़ नहीं पड़ेगी। पर ये सिस्टम जो है स्ट्रेन में आ रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में इसका इन्वर्टेड पिरामिड हो गया है। क्या हो रहा है कि मैक्सिमम टाइम आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर ज्यादा इक्विप्ड नहीं होते, और लोगों को फियर होता है कि वो सही से इलाज कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से ये डाइवर्जन हो जाता है डायरेक्टली टर्शरी के ऊपर, बिना रेफरल सिस्टम के ऊपर। टर्शरी के ऊपर काफी ज्यादा ओवरबर्डन क्रिएट हो जाता है, ओवर क्राउडिंग हो जाता है। जबकि टर्शरी जो था वो स्पेशलाइजेशन के लिए बना गया था, पर अब उनको एक जनरल कॉस्ट को ध्यान रखना पड़ रहा है। दूसरा जो है वो हाई कॉस्ट है। जैसे आप टर्शरी सेक्टर्स में जाते हो या टर्शरी हॉस्पिटल्स में जाते हो, वो बने ही गए स्पेशलाइज चीजों के लिए, तो वो उनकी एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होने लग जाता है। इनएफिशिएंसीज भी रहती है कि स्पेशलिस्ट जो कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए ट्रेंड हुए थे, अब उनको जनरल केसेस पे ध्यान देना पड़ता है। बात यह भी है कि नेग्लेक्ट ऑफ प्रिवेंशन की, आज के टाइम में भी एलोपैथिक साइंस जो है वो मेनली क्यूरेटिव है, प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अब आपको मेनली स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स के बारे में बता रहा हूँ। स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स क्या है कि हम लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं हेल्थ में, मतलब 1.4 1.3 के आसपास ही इन्वेस्टमेंट है इंडिया का उनकी जीडीपी का, जो डब्ल्यूएचओ नॉर्म्स के बहुत नीचे है। सेकंड आता है मैन पावर शॉर्टेज। मैन पावर शॉर्टेज मतलब डॉक्टर्स भी कम है, नर्स भी कम है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन रेशियो। फिर आता है हाई पॉकेट एक्सपेंडिचर। हाई पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है? कि बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है, क्योंकि आपको पता है टर्शरी सेक्टर में अगर आप चले जाओगे तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होने लग जाता है, जिसको गवर्नमेंट भी सॉल्व नहीं कर पा रही है। पर वो अभी आयुष्मान भारत इनिशिएटिव इंश्योर्ड प्रोग्राम की वजह से ये थोड़ा सॉल्व होने लग गया है। बाकी शिफ्टिंग डिसीज बर्डन क्या है? शिफ्टिंग डिसीज बर्डन क्या है कि पहले हम लोग बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल डिसीज से परेशान थे, जैसे एड्स हो गया, सिफिल्स हो गया, आपका मतलब हेपेटाइटिस बी वगैरह हो गया। तो ये सबसे बहुत ज्यादा परेशान थे, पर आज के टाइम पे हम लोग नॉन कम्युनिकल डिसीज की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, और उसके लिए हमारा सिस्टम जो है अपग्रेडेड नहीं है, जैसे डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि कोविड 19 के बाद क्या चीजें हमारे सिस्टम में एकदम से चेंज आया, और क्या चीजें वीकनेसेस को दिखाती है और क्या चीजें स्ट्रेंथ को दिखाती है। देखो, वीकनेस हमारे जो सामने आया कि हम लोग के पास कोई रियल टाइम सर्वेलेंस सिस्टम नहीं था, जो एक बहुत बड़ा लूप होल बन गया था उस टाइम पे। दूसरा, क्रिटिकल शॉर्टेजेस थे हम लोग के पास, ऑक्सीजन के, आईसीयू बेड्स के, और ट्रेन स्टाफ नहीं था। तीसरा, हम लोग ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर बहुत ज्यादा ही ओवर रिलाई कर रहे थे एपीआईज के लिए। फिर हम लोग ने अच्छे से क्या किया, स्ट्रेंथन क्या किया, स्ट्रेंथन हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी थी। हम लोग ने बहुत मास वैक्सीनेशन क्रिएशन किया था। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बहुत अच्छे से यूज किया, जैसे कोविन के प्लेटफॉर्म थी। और थर्ड, बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल हाईलाइट हुआ था आशा वर्कर्स का, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे काम किए थे उस टाइम पे। तो रेजिलियंट पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, वो कोई वेलफेयर प्रोग्राम बन के नहीं रह गया है। तो आपको अगर रिफॉर्म लाना है हेल्थ केयर सेक्टर में, तो आपको ये तीन चीजों पे तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आपको सिस्टम को रिबिल्ड करना है तो आपको ये तीन रिफॉर्म तो लाने ही लाने हैं। पहला क्या है कि आपको अपने ट्रेडिशनल विजडम जो थी, जो प्रिवेंटिव केयर के ऊपर फोकस करते थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, जैसे आयुष है। दूसरा ये है कि आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा वर्कफोर्स को, मतलब आपको गवर्नेंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा, इसलिए एमसीआई को हटा के नेशनल मेडिकल कमीशन पे फोकस करना पड़ेगा आपको। तीसरा है
कि आपको स्कोप बढ़ाना पड़ेगा। स्कोप मतलब आपका जो डोमेन है उसमें और हेल्थ केयर सेक्टर में घुसाना पड़ेगा, जैसे मेंटल हेल्थ को भी नेशनल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये तीन ही मेजर रिफॉर्म्स की बात करेंगे आज हम इस सेशन में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आयुष के बारे में। देखो आयुष जो है वो एक एक्रोनेम है। इसको हम अगर फुल फॉर्म बड़ा करते हैं तो इसका मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। मेनली आयुष जो है वो होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर काम करता है, मतलब वो प्रमोशन के ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर, क्यूरेटिव के ऊपर, रिहैबिलिटेशन के ऊपर, ठीक है, और एनवायरनमेंट के ऊपर। ये इतने सारे डोमेन्स पे वो फोकस करता है। आयुष जो है वो एक पर्सन को उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से नहीं देखता है। आयुष जो है एक पर्सन को होलिस्टिकली देता है, उसकी बॉडी, माइंड, लाइफस्टाइल के हिसाब से देखता है। पर मेन जो हम लोग का आयुष का चैलेंज जो आता है कि आयुष की जितनी भी टेक्निक्स है, थेरेपीज है, वो एक एविडेंस बेस्ड मॉडल पे नहीं है, जिसकी वजह से उसमें कोई स्क्रूटनाइजेशन नहीं हो सकता और ट्रस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है उसको मेन स्ट्रीम लाने के लिए। अगर आप आयुष की बात करोगे तो वो बोलते हैं अगर प्रिवेंशन करना है तो आपको जैसे एनसीडीज के द्वारा, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से अगर आपको बचना है तो आप डेली रूटीन में चेंज करो, डाइट में चेंज करो। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत सस्ते में आयुष के प्रोग्राम्स को आप अचीव कर सकते हो। एसेसिबिलिटी भी है। 27,000 डिस्पेंसरीज आयुष की है इंडिया में। और ग्लोबल सॉफ्ट पावर, दो तरह से ग्लोबल सॉफ्ट पावर को आयुष हाईलाइट करता है। एक तो आपका योगा जो सॉफ्ट पावर क्रिएट करता है, और दूसरा कि डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में खुला है, जिसकी वजह से दो तरह से सॉफ्ट पावर को मतलब इम्फेसिस करता है ये। अब मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि कैसे मेडिकल एजुकेशन जो है उसमें हम लोग ओवरहॉलिंग कर रहे हैं। जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन आया एमसीआई को रिप्लेस करके, तो पहले आपको समझना पड़ेगा पहले प्रॉब्लम्स क्या थी। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, प्रॉब्लम जो था पुराने रेगुलेटर में एमसीआई में वो ये था कि करप्शन होता था, ओपेक इंस्पेक्शन होते थे, आपकी पुअर अकाउंटेबिलिटी थी, कैपिटेशन फीस हाई हो जाती थी। तो रिफॉर्म लाने का मतलब ही इसलिए था कि रिफॉर्म इसलिए आया था कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट आया 2019 में, जो क्वालिटी बनाना चाहता था, एथिकल स्टैंडर्ड बनाना चाहता था, रिड्यूस कराना चाहता था करप्शन को। तो आप ध्यान से डायग्राम देखो कि पहले बिफोर एमसीआई जो था वो पावरफुल था। इथिकल सारी पावर भी इसी के पास थी, इंस्पेक्शन पावर भी इसी के पास थी, रजिस्ट्रेशन पावर भी इसी के पास थी, बहुत ज्यादा ओवर पावर डोमेन था। तो इसलिए एनएमसी एक्ट 2019 आया, उसने क्या करा, मल्टीपल इस एमसीआई को मल्टीपल बोर्ड्स में डिवाइड कर दिया, जैसे पावर डिवाइड हो गई। अब जैसे एमबीबीएस किसी को करना है तो वो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के अंदर आएगा, वो डिसाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या होगा, प्रैक्टिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा। वैसे ही पोस्ट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड बनाया गया जो वो डिसाइड करती थी कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस का क्या होना चाहिए। वैसे ही मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड बनाया गया जो एक तरह से असेसमेंट करेंगे, रेटिंग करेंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे। ये इंस्पेक्शन राज को क्लियर करने के लिए था ताकि काउंटर कर सके। फिर आया एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं कि कौन कौन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स है, और एथिकल कंडक्ट को देखते रहते हैं, मतलब एक तरह से ओवरसाइट रखते हैं। तो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर जो है वो रिप्लेस कर रहा है सिंगल एमसीआई को, सेपरेट कर रहा है पावर्स को। फिर एक आपका नेशनल एग्जिट टेस्ट आया जो इंश्योर करता है यूनिफॉर्म कॉम्पिटेंस को। इसको मैं बहुत क्लियरली आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। मेनली एनएमसी जो था वो एक रिफॉर्म लाया था जिसके कुछ पॉजिटिव अप्रोच भी है और उसके कुछ नेगेटिव अप्रोच भी है। देखो पॉजिटिव ये है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, कि जैसे ही आपका एनएमसी आया तो ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ी, क्योंकि आपका डिफरेंट बोर्ड बन गया, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड बन गया, जिसने ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दिया। अब डाटा के बेस पर डिसीजन लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा, सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं होगा। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट जैसे जो एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं वो दो तरह से टारगेट कर रहे हैं, वो लाइसेंसिंग के लिए भी कर रहे हैं और वो पीजी के कोर्स में या पीजी करिकुलम में इंडक्शन के लिए भी इसी एग्जाम पे फोकस है। नेक्स्ट जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम को प्रमोट करता है कि भाई आपके पास एक, आपका कॉलेज एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी तो सिखाना चाहिए आपको, कि ताकि आप आगे जाके अच्छे डॉक्टर बन सको। रिड्यूस करप्शन है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है आपने किए, जो अलग अलग बोर्ड्स बनाए हैं वो एड्रेस करे कि ऑल पावर एमसीआई का इशू क्लियर हो गया। पर अब नए इश्यूज क्रिएट हो गए। नए इश्यूज क्या है कि इस एनसी मतलब इस एनएमसी से, नेशनल मेडिकल कमीशन से, हमें सेंट्रलाइजेशन की वो आ रही है, मतलब इंडक्शन, मतलब इशारा लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन नहीं हो गया है, फेडरलिज्म और को हैम्पर तो नहीं कर देगा। नेक्स्ट की एंजाइटी भी कि एक सिंगल एग्जाम बहुत ज्यादा हाई स्टेक कैरी कर रहा है, आपका लाइसेंसिंग भी और आपका पीजी में इंडक्शन भी। सेकंड, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है,
ये कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स, ऐसा बोला जाता है कि आगे जाके शायद टू हेल्थ सिस्टम लेके आ जाएंगे कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स पे, इसलिए थोड़ा डाउट भी है, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि रूरल सेक्टर्स को कम प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है बोल के एक कम क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को दिया जा रहा है। तो ये एक डिवीजन दिखा रहा है कि अर्बन बायस दिखा रहा है ये एक। और फिर अनरिजॉल्व इश्यूज, मेजर रिजॉल्व इश्यूज नहीं, मतलब इस स्कीम्स के आने के बाद भी या इस प्रोग्राम या मिशन के आने के बाद भी, एक्ट के आने के बाद भी मेजर इश्यूज जो कुछ वहीं के वहीं हैं, वो मेन है आपका फैकल्टी इशू, कोई हाई ट्रेंड फैकल्टीज नहीं आई है। उसके बाद फिर कैपिटाइजेशन इशू, मतलब अभी भी प्राइवेट जो है वो अनफेयर फीस स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, उतना हाई स्टैंडर्ड वो डिलीवर ही नहीं करता है सर्विसेज जितनी वो फीस मांगते हैं। फिर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। देखो, मेंटल हेल्थ को आपको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि 70 से 80% मेंटल इलनेस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता, इतना ट्रीटमेंट गैप है। पर ये ट्रीटमेंट गैप है क्यों? मेनली ट्रीटमेंट गैप जो है वो मैन पावर शॉर्टेजेस की वजह से, जैसे एक साइकेट्रिस्ट 1 लाख पीपल से डील करते हैं, बहुत ज्यादा अंडर फंडिंग है। मेनली हेल्थ बजट का भी 1% से कम ज्यादा पैसा मेंटल हेल्थ पे जाता है, और हेल्थ बजट तो आपको पता ही 1.4% ऑफ जीडीपी है, तो मतलब कितना कम पैसा जाता है। तीसरा है स्टिग्मेटाइजेशन। ऑफन आपको देखने को मिलेगा कि पर्सनल वीकनेस और फैमिली शेम बहुत ज्यादा किया जाता है अगर मेंटल हेल्थ इशू बाहर आते हैं तो। तो मेंटल हेल्थ का मतलब सिंपली यही होता है कि आप अपने इमोशन को बहुत अच्छे से समझ पाओ, आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाओ, आप प्रोडक्टिवली फंक्शन कर पाओ, और आप सोसाइटी में सही तरीके से इंटीग्रेट कर पाओ। यही मेंटल हेल्थ का मेजर डोमेन होता है। पर अगर हम समझने गए कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए मेंटल हेल्थ केयर के लिए, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया 2017 का। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था, क्योंकि इसमें पहली बार मेंटल हेल्थ को एक लीगल राइट की तरह दिखाया गया। दूसरा, सुसाइड अटेम्प्ट्स को डीक्रिमिनलाइज किया गया। एंड तीसरा, प्रोवाइड किया एडवांस डायरेक्टिव्स। एडवांस डायरेक्टिव सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो, जो आदमी जैसे मैं हूं, तो मैं पहले ही मेंटल हेल्थ से पीड़ित होने से पहले ही बता दूंगा कि भाई मुझे किस डॉक्टर से इलाज करवाना है, किस इंस्टीट्यूशन में इलाज कराना है, और जब मैं केपेबल नहीं होऊंगा अपने डिसीजंस लेने के लिए, तो मेरे बिहाफ पे कौन मेरा नॉमिनी होगा जो मेरा डिसीजंस लेगा। इसी को एडवांस डायरेक्टिव्स कहते हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में आप टेलीमानस याद रख सकते हैं, एक हेल्पलाइन है जो मेनली इंटीग्रेट करता है आयुष्मान भारत के साथ। देखो, ये पूरा आपका जो मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम है वो अपने आप को बॉर्डर करता है, और ये सेम अपन जो आयुष्मान का जो वेलनेस क्लिनिक्स जो है, वो भी अपने आप को बॉर्डर करते हैं पूरे आयुष्मान भारत के प्रोजेक्ट के अंदर। अब मेनली आपको मैं रिफॉर्म्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन, अगर जो पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत क्या क्या है। आपको सबसे पहले पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको प्राइमरी केयर को और स्ट्रांग बढ़ाना पड़ेगा, ताकि फंक्शनल हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स और अच्छे हो जाए। दूसरा, आयुष विद इंटीग्रिटी। आयुष में आपको अच्छा क्या करना पड़ेगा, आयुष में सबसे अच्छे आपको एविडेंस बेस्ड मेथोडोलॉजी को प्रूव करना पड़ेगा। मतलब आपकी जितनी भी क्लिनिकल ट्रायल्स है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ओपन टू स्क्रूटनाइजेशन होना चाहिए, ताकि ट्रस्ट डेवलप हो सके। दूसरा, मॉडर्न टेक्निक्स को इंटीग्रेशन करना, जैसे फार्मेकोलॉजी हुआ, टॉक्सिकोलॉजी हुआ, ये इंटीग्रेट करने से आपके जो मॉडर्न आयुष के हेल्थ एक्सपर्ट्स होंगे वो अपडेटेड होंगे, और इंटीग्रेट मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। क्योंकि आयुष जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता एलोपैथी को। आयुष को हम लोग इसलिए ला रहे हैं क्योंकि एक ट्रेडिशनल बेस्ड नॉलेज है जो सपोर्टिव बन सकता है इन इन कंटेक्स्ट ऑफ एलोपैथी, है ना। हाँ, और ये हमें टूटा, मतलब कोरोना के पीरियड में दिखा भी था कि आयुष जो था वो मेजरली उसने मेंटल हेल्थ के लिए बहुत काम किया था, उसने पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए बहुत काम किया था, और डाइट एंड प्रिकॉशन प्रिवेंटिव केयर में भी बहुत ज्यादा काम किया था कोविड पीरियड में। अगर मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म की बात करूं तो उन्होंने बोला था कि एनएमसी को ऑटोनॉमी भी दो, पर साथ में अकाउंटेबिलिटी भी दो। साथ में आपको फैकल्टी क्राइसिस जो रहा उसको सॉल्व करिए, और आपको वर्क करना चाहिए कि प्राइवेट मेडिकल फीस अनजस्टिफाइबल है, इस पे काम करिए। क्योंकि कॉलेजेस तो बनते जा रहे हैं, पर उतने डिजायर्ड अमाउंट ऑफ क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं निकल रहे उसमें से। फिर आता है मेन स्ट्रीम मेंटल हेल्थ केयर। मेंटल हेल्थ केयर के लिए सबसे पहले आपको बजटरी एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। आपको मेंटल हेल्थ को सही में इंटीग्रेट करने की जरूरत है मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर में। आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज में भी एक मेंटल हेल्थ केयर क्लिनिक, मेंटल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जहाँ से उसका एक्सेस बढ़ जाए लोकल पब्लिक्स के पास, एक अर्बन बायस क्रिएट ना होकर रह जाए। ठीक है। आपको ये प्राइमरी केयर में देना ही पड़ेगा, और एक लॉन्च करना पड़ेगा पब्लिक कैंपेन जिससे स्टिग्मेटाइजेशन इसका कम हो। क्योंकि रूरल में अभी भी बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ सर्विसेज पहुंची ही नहीं है। तो हमारा विजन क्या है एक हेल्दी इंडिया के लिए? हेल्दी इंडिया जो है
वो तभी बन सकता है जब हम लोग एक फ्रेगमेंटेड पॉलिसी इनिशिएटिव से एक इंटीग्रेटेड इनिशिएटिव के पास जाए। ऐसा इनिशिएटिव जो इंटीग्रेटेड हो, इक्विटी वाला हो और रेजिलियंट हेल्थ स्ट्रक्चर को दिखाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हेल्थ काफी बड़ा टॉपिक है, ये बस उसका एक इनिशियल मैंने डोमेन आपको समझाया है। तो आज हमने बेसिकली इस हेल्थ के टॉपिक में बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। जैसे मेनली हमने हेल्थ के एक जनरल पर्सपेक्टिव के बारे में समझा, फिर हमने वो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर समझा, फिर उसके बाद हम लोग ने ये समझा कि गवर्नेंस कैसे होता है हेल्थ में, फिर हमने आपका आयुष के बारे में समझा, फिर हमने मेंटल हेल्थ के बारे में समझा। तो अभी आगे वाले टॉपिक्स में और भी कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।